नमस्कार, मैं साइमा खान अपने इस विशेष सांकेतिक समाचार में आपका स्वागत करती हूं। मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा हैं जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार समझाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। बनास काशी संकुल का किया लोकार्पण। पीएम ने वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज और बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे पर संत रविदास की नई प्रतिमा का किया अनावरण। संत रविदास जी के महान योगदान को किया नमन। पीएम ने काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को किया सम्मानित। फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके भाई के खिलाफ संदेश खाली में ग्रामीणों का उतरा गुस्सा। स्थिति नियंत्रण के लिए मौके पर पहुंचे डीजीपी। एनएचआरसी भी आज घटना स्थल के दौरे पर। शाहजहां की तलाश में ईडी की कार्रवाई भी तेज। कांग्रेस सरकार द्वारा मंदिरों पर टैक्स लगाने के मामले में भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। कहा कि हिंदू धर्म का नाश एक बयान नहीं, ये एक अभियान है जिसकी झलक समय समय पर दिखाई देती रहती है। उत्तराखंड में नैनीताल पुलिस ने भनपुलपुरा हिंसा के वित्त पोषण में हैदराबाद यूथ क्रेज नाम के एनजीओ को जारी किया नोटिस। पुलिस ने एनजीओ के खिलाफ आयकर विभाग में की शिकायत। लोगों को एनजीओ को दान नहीं देने की दी हिदायत। रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण के अंतिम दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, रूस अब एशियाई देशों की तरफ कर रहा है रुख। एशिया के अन्य देशों को रूस से जुड़ने की जरूरत। और भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले ही दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने 7 विकेट पर बनाए 302 रन। जो रूट ने खेली शतकीय पारी। वहीं भारत के लिए पहला मैच खेल रहे आकाशदीप ने लिए शुरुआती 3 विकेट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने बनास काशी संकुल का लोकार्पण किया। पीएम ने वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज और बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला भी रखी। पीएम ने वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने सीगरा स्पोर्ट स्टेडियम फेज 1 और जिला राइफल शूटिंग रेंज का भी उद्घाटन किया। पीएम ने बुनकरों के लिए रेशमी कपड़े की छपाई सुविधा केंद्र और वाराणसी में पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन से संबंधित कई परियोजनाओं का भी उपहार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोपवे सेवा के कैबिन का भी लोकार्पण किया। पहले की सरकारों पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 6 दशकों के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस के युवराज का कहना है कि काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं। उनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं। वो यूपी के, मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग
अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन को घेरते हुए कहा कि मैं ये नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। वाराणसी सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर जाकर प्रधानमंत्री ने दर्शन किए, मत्था टेका, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। दर्शन के बाद प्रधानमंत्री जब रविदास पार्क के लिए निकले तब सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। वहीं मंदिर परिसर में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। वहीं लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित किया। श्री गुरु रविदास महाराज जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पीएम ने कहा कि सरकार संत रविदास जी के विचारों को आगे बढ़ा रही है। समानता, वंचित समाज को प्राथमिकता देने से ही आती है। इसलिए जो लोग, जो वर्ग विकास की मुख्य धारा से जितना ज्यादा दूर रह गए, पिछले 10 वर्षों में उन्हें ही केंद्र में रखकर काम हुआ है। पहले जिस गरीब को सबसे आखिरी समझा जाता था, सबसे छोटा कहा जाता था, आज सबसे बड़ी योजनाएं उसी के लिए बनी है। इन योजनाओं का दुनिया में सबसे बड़ी सरकारी योजनाएं कहा जा रहा है। वहीं आज वाराणसी में पीएम मोदी के हाथों संस्कृत की विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार हासिल कर वाराणसी के बच्चे और उनके गुरुजन दोनों ही बहुत उत्साहित नजर आए। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कुछ विजेताओं से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आकर 3 अलग अलग प्रतियोगिताओं, सांसद ज्ञान, सांसद फोटोग्राफी और सांसद संस्कृत श्रेणियों में लोगों को पुरस्कार दिए हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा नवरत्न से, जो सबसे छोटा है। बेटा, कैसा लगा आज प्रधानमंत्री से मिलकर और किस बात का पुरस्कार मिला तुम्हें? जी, मुझे संस्कृत व्याकरण पर मैंने व्याकरण भाषण दिया था, उसी बात में मुझे पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री ने काफी देर तक तुमसे बात भी करी, क्या बोल रहे थे? वो कहे थे कि तुम थोड़ा पतले हो, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? वही। तो क्या सोचा फिर तुमने? मैंने सोचा कि अब फिर से खाना चाहिए, नहीं तो फिर और भी कोई आएगा तो यही बोलेगा। हमारे साथ एक बच्ची भी है, क्या नाम है? मेरा नाम स्वस्ति आर्य है, मैं पाणिनि कन्या महाविद्यालय से हूँ। स्वस्ति, प्रधानमंत्री से मिलकर कैसा लगा और क्या पीएम ने बोला आपको? मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि बधाई हो, ये मेरे लिए एक बहुत ही अधिक उत्साहवर्धन की बात थी। उन्होंने मेरे को ऐसा बोला, इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात हो सकती है। वो आज आए थे हम सबका उत्साहवर्धन करने और आज हम सब लोग इतने उत्साहित हैं उनसे मिलकर, उनसे बात कर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और आपको कौन से कैटेगरी में मिला है? प्रतियोगिता में प्रथम स्थान था हमारा और हम सेंट एंड बॉयज स्कूल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं।
कैसा लगा पीएम को इतने करीब से देख के उनके हाथों से पुरस्कार लेकर? अत्यंत खुशी की बात है और प्रधानमंत्री जी ने हमें उत्साहवर्धन किया और उन्होंने हमें बोला कि आप आगे जाके और आगे बढ़े और ऊंचाइयों को प्राप्त करें। इसके लिए उन्होंने हमें बहुत बहुत बधाई दी। धन्यवाद। अच्छा, मेरे साथ कुछ टीचर्स भी हैं। आपको कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिला है? हमको जन सम्मान वाले में प्रथम पुरस्कार मिला है। हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और साथ ही साथ अपना भी कर लिया, तो हमें लगा कि हम भी अपडेट होते जा रहे हैं बच्चों के साथ साथ और काफी कुछ बच्चों को सिखाते सिखाते हम भी कुछ सीख रहे हैं। अब अच्छा लगा, पहली बार लगा कि इससे सपना साकार हुआ। मोदी जी को सामने से देखना और इतने करीब से देखना एक सपने के समान था। सपने का साकार होना। मेरे साथ ये प्रोफेसर जैन भी है और सबसे ज्यादा तालियां आपके बच्चों ने देख रहा था, बहुत जोर शोर से बजा रहे थे। तो ये आप सम्मानित हुए प्रधान सेवक के हाथों, कैसा लगा आपको? ये तो एक अद्भुत अनुभूति है, क्योंकि हम समझते हैं कि संस्कृत की जो विरासत इस समय यहाँ संरक्षित की जा रही है, वो देश के कर्णधार जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, वो इसे स्वयं यहाँ पर पूर्ण करने के लिए पधारे और हम सभी उनका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में सदैव आदेश का पालन करते रहते हैं। अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का हमेशा भाव रखते हैं और इस अद्भुत अनुभूति से यहाँ का सारा जन समुदाय एकदम प्रसन्न चित्त है और हम बार बार उनको इसी रूप में यहाँ पर अपने समक्ष देखना चाहेंगे। धन्यवाद। और मेरे साथ एक और नौजवान है जिनको फोटोग्राफी में मिला है ये, और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि फोटो कंपटीशन होना चाहिए। आपको क्या बोला प्रधानमंत्री ने? उन्होंने पूछा कि मैं कब से फोटोग्राफी कर रहा हूँ। मैंने जवाब दिया कि मैं बचपन से कर रहा हूँ और उन्होंने कहा कि उन्होंने इंकरेज किया कि आपको करना चाहिए। और जैसा आपने सुना कि वो फोटोग्राफी और भी आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो जो भी आर्टिस्ट हैं प्लीज आप लोग अपना जो भी वर्क है सबको दिखाइए दुनिया को। मैं तो यही बोलना चाहूंगा। तो जैसे कि आपने सुना, प्रधानमंत्री ने सबको एक काम भी दिया है। आपको गाइड भी बनना है, आपको अच्छा फोटोग्राफर भी बनना है और आपको काशी की बदलती सूरत की तस्वीर का भी स्केच बनाना है। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, वाराणसी। और रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का आज आखिरी दिन है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग में एक सत्र के दौरान कहा कि हमने अपनी परंपरा और संस्कृति में गहराई से जुड़ने की आवश्यकता है। We in India need to think the solutions, in fact, frankly, even the analysis for ourselves, rather than kind of, I'm not against imparted wisdom, but I think we need delving into our own history, traditions, culture, and our own application of mind, come up with our own answers to the world. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज रायसीना डायलॉग के लिए पहुंची रोमानिया की विदेश मंत्री लुमिनीटा ओडोबेस्कू से मुलाकात की। वहीं रोमानिया की विदेश मंत्री लुमिनीटा ओडोबेस्कू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिलकर खुशी हुई। रायसीना डायलॉग में क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के लिए हमारी प्रतिबद्धता और सहयोगात्मकता समाधान पर जोर दिया गया। वहीं दोनों देशों ने संबंधों को और मजबूत बनाने के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया। वहीं रायसीना डायलॉग में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ने अपनी कार्य क्षमता और तकनीकी नवीनता के साथ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेलवे नेटवर्क में अपनी पहचान स्थापित की है। Indian Railways, as you know, is among one of the largest railway networks in the world. We carry about 7 billion people every year. 7 billion is a large number. And about 1,600 million ton of cargo we will carry this year. So, in a sense, among the top 2 systems in the world. In last 60 years, 20,000 kilometers were electrified. Electrified basically the entire track network. Instead of running on diesel locomotives, you run it on electrical locomotives. Much more cleaner, 90% less polluting, right? And in 10 years, 40,000 kilometers electrified. Imagine one of the largest networks is of Germany, that is about 35,000 kilometers. So electrifying equivalent of Germany's network in 10 years. Big task.
पश्चिम बंगाल के 24 परगना के संदेश खाली में फरार मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए। जमीन हड़पने और रेप के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस दौरान लोगों ने फरार टीएमसी नेता और उसके भाई शेख सिराजुद्दीन के खिलाफ भी लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल आज संदेश खाली के दौरे पर है। संदेश खाली में लगातार जारी हिंसा और महिलाओं पर हुए उत्पीड़न की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी की टीम संदेश खाली पहुंची। संदेश खाली हिंसा को लेकर भाजपा ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पावन बंग भूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से टूटी हुई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार संदेश खाली मामले पर असंवेदनशील है। बंग भूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से पूरी तरीके से टूटी हुई महिलाओं के करुण स्वरों के द्वारा छलनी हो रही है। और दुख की बात यह है कि वहां की सरकार इस विषय पर अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय, यहां तक कि उल्टा धमकाने वाला रवैया अपना रही है। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मंदिरों पर टैक्स लगाने के मामले पर कहा कि हिंदू धर्म का नाश एक बयान नहीं है, ये एक अभियान है जिसकी झलक तमिलनाडु, कर्नाटक से लेकर बंगाल तक समय समय पर दिखाई देती रहती है। कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स, उससे पहले भी इस प्रकार की कई बातें आई हैं। अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान। कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे और वर्तमान के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश जारकिहोली हिंदू शब्द को गंदा कह चुके हैं। खड़गे साहब के बेटे क्या क्या बोल चुके हैं। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश केवल एक बयान नहीं है बल्कि एक अभियान है जिसकी झलक आपको तमिलनाडु से लेके, कर्नाटक से लेके बंगाल तक समय समय पर दिखाई पड़ती रहती है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि कल तक जो पार्टी दूसरों के लिए कहती थी कि सब मिले हुए हैं, आज वही पार्टी न जाने किस किस पार्टी से मिले हुए हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है ना जिसका सबसे प्रसिद्ध डायलॉग क्या होता था, ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं जी, ये तो किसी दूसरे के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारते क्योंकि सब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को कवर करते हैं। और आज देखिए कहां से कहां मिल गए जी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने फेमा से संबंधित मामलों की जानकारी मीडिया में लीक न करने की मांग दिल्ली हाई कोर्ट से की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है। उनका कहना था कि ईडी की कार्रवाई से पहले खबरें मीडिया में लीक हो जाती हैं, ऐसे में उनके मौलिक अधिकार का हनन होता है। याचिका में मांग की गई थी कि ईडी को जांच से जुड़ी जानकारी मीडिया को लीक करने से रोका जाए। इसके अलावा मीडिया संस्थानों को भी मामले में पक्षकार बनाया था और जांच से जुड़ी रिपोर्ट्स पब्लिश करने से रोकने की मांग की थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की सिंगल जज बेंच ने याचिका खारिज कर दी। उत्तराखंड में नैनीताल पुलिस ने भनपुलपुरा हिंसा के वित्त पोषण में एक एनजीओ की भूमिका की पहचान करते हुए नोटिस जारी किया है। इसमें लोगों से कहा गया है कि वो इस एनजीओ को दान ना करें। इस एनजीओ का नाम हैदराबाद यूथ करेज है। पुलिस ने इसका अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और पैन नंबर जैसे तमाम दस्तावेजात की जानकारी आयकर विभाग समेत बाकी एजेंसियों को देती है ताकि इन्हें सीज किया जा सके और साथ ही इस संस्था को
डोनेट करने वालों को भी पहचान की जा रही है। नैनीताल पुलिस ने साफ कहा है कि गलत तरीके से पैसा लेने और दंगाइयों को सपोर्ट करने, सोशल मीडिया पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बनपुलपुरा हिंसा के वित्त पोषण मामले में एक एनजीओ को नोटिस जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी में गठबंधन की उम्मीदवारों और सीटों को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। गुजरात की भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को दिए जाने की चर्चा के बीच अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने पार्टी चेतावनी दी है। फैसल पटेल ने साफ तौर से कहा है कि अगर भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को दी जाती है तो वो उस उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पहले ही इस पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने विधायक चैतर वसावा को भरूच से उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस पार्टी को ही अगर कैंडिडेचर ये मिले तो ही कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और इंडिया अलायंस को भी फायदा होगा। भरूच डिस्ट्रिक्ट लोकसभा जीतने के लिए ज़्यादा आसानी कांग्रेस पार्टी की होगी। आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है हमारे एक ही असेंबली सीट में है, उसके अलावा उन्होंने 2022 में भी हर असेंबली में उन्होंने अपना डिपॉजिट भी लूज़ किया। हम अलायंस में ये अलायंस नहीं चाहते हैं भरूच डिस्ट्रिक्ट में कि हमें कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए ये सीट, और जो पार्टी वर्कर्स जैसे कह रहे हैं मैं भी वैसे करते रहूँगा। मैं इस अलायंस को सपोर्ट ज़रूर नहीं करूँगा। मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद विधायक ज़ीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। ज़ीशान सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में जितना संप्रदायवाद है उतना किसी और पार्टी में नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो ये चीज़ हुई है। मैं 12 साल से इंडियन यूथ कांग्रेस में इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ और अगर मुझे हटाना ही था तो मुझसे बात किया जाता, मुझसे डायलॉग किया जाता। सारे सीनियर लीडर्स का फ़ोन आता है तो वो अच्छी चीज़ें ही बोलते हैं कि नहीं हमें गर्व है कि आप पार्टी में हो, पिताजी एनसीपी में जाने के बावजूद। तो मैंने यही कहा कि मेरी एक ड्यूटी है मेरी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मगर फिर भी अगर मुझे ऐसा निकाला जाता है और मुझे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब पता चलता है तो ये बहुत गलत है। जो ये सेक्युलरिज्म का ढोंग है उसे वो हटा देना चाहिए। जितना कम्युनलिज्म कांग्रेस पार्टी में है उसमें किसी में भी नहीं है। मुझे मेरा जो रिजल्ट था वो 10 महीने अनाउंस नहीं किया। मेरे दोस्त मोहम्मद का नलपड़ का अनाउंसमेंट 10 महीने तक नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्या वो मोहम्मद है और मैं सिद्दीकी हूँ, इसीलिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में आज चेन्नई में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक परामर्श बैठक हुई। भाजपा, कांग्रेस, डीएमके, एडीएमके, बहुजन समाज, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डीएमडीके और देसिया पीपल्स पार्टी सहित दलों के प्रतिनिधियों ने आमंत्रित किया गया था। भाजपा की ओर से मांग की गई है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। तमिलनाडु के चुनाव अधिकारियों ने राज्य सरकार के साथ मिलकर चुनाव के लिए सीसीटीवी का टेंडर जारी किया है। फिलहाल सीसीटीवी का टेंडर सस्पेंड कर दिया गया है और इसके अलावा ये मांग भी रखी गई है कि स्थानीय पुलिस की जगह अर्धसैनिक बलों को चुनाव कार्य में लगाया जाए। निर्वाचन आयोग ने पूर्ण सदस्यीय दल चेन्नई के दौरे पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा की गरिमामय उपस्थिति में पहले राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय विकसित राष्ट्र के लिए भारत के लक्ष्य की दिशा में स्वास्थ्य पहल है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि कोविड के दौरान कोविड ऐप ने करोड़ों लोगों के वैक्सीनेशन में अहम भूमिका निभाई। इतने कम समय में इस ऐप के जरिए करोड़ों लोगों का वैक्सीनेशन संभव हो सका। My personal experience during the COVID period, what I felt was that COVID app was one of the most brilliant apps, and that is what helped us in delivering 220 crore vaccines over that 1.5 year period, over that
just a 8 months period when the vaccines were delivered. This would not have been possible without the digital stack, without Aadhaar being the backbone of CoWIN. And now the good thing is that now going beyond CoWIN, and now we are using it for universal immunization. We are moving towards UWIN. और खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 302 रन स्कोर किया। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने शतकीय पारी खेली और वे 106 रन बनाकर नाबाद रहे। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 57 के स्कोर पर अपने 3 बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। ये तीनों ही विकेट भारत की ओर से आकाशदीप ने लिए। हालांकि इसके बाद जो रूट ने पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए। जो रूट के अलावा इंग्लैंड की ओर से जॉनी बेरिस्टो ने 38 तो बैन फॉक्स ने 47 रन की पारी खेली। सीरीज में भारत ने 2-1 की बढ़त बना रखी है। तो आज के हमारे इस खास सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दें इजाजत। नमस्कार।